जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं और ये वन शॉर्ट वीडियो होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चैप्टर का नाम ही है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। हमने पढ़ा है ऑलरेडी अर्लियर क्लासेस में कि every particle in this universe have the tendency to attract another particle of mass with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। ये स्टेटमेंट है कि मतलब अगर मैंने इसको छोड़ा यहाँ से रिलीज किया तो ऑलवेज इट कम्स डाउन। अर्थ इस मास को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। अच्छा, अट्रैक्ट करेगा तो इट विल अट्रैक्ट विद अ फोर्स, ठीक है। और वो फोर्स कैसा है? इट वाज गिवन बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि दो मासेस हैं, एक मास है हमारा कैपिटल एम और दूसरा मास है स्मॉल एम एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कैपिटल आर विद देयर सेंटर्स। ये कंपलसरी है, ऑल डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। तो ये दो मासेस हो गए, इनके बीच का डिस्टेंस कैपिटल आर हो गया और इनके बीच का जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज विल बी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू मासेस एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अच्छा, डायरेक्टली और इनवर्सली में क्या रिलेशन है ये आप लोगों को पता है। डायरेक्टली में दोनों न्यूमरेटर में रहेगा और इनवर्सली जब भी हम लोग बोलेंगे तो इट विल कम इन डिनोमिनेटर। दिस इज द की पॉइंट व्हाटएवर वी हैव टू रिमेंबर। तो अगर हम इनको कंबाइन कर देंगे तो हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फोर्स का फार्मूला मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या हुआ? स्टेटमेंट जो हमने बोला कि अगर दो मासेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस आर, तो इनके बीच का जो फोर्स है that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। इसका एक्सप्लेनेशन आगे दिया हुआ है, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? वही जो हमने ऑलरेडी बताया। तो स्टेटमेंट क्या हमारा? स्टेटमेंट वी विल हैव कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट okay, fine, it states that Newton's law of gravitation, it states that every particle in this universe having the tendency to attract another particle of mass with a force, और ये force कैसा है? which is directly proportional to the product of their masses। मतलब जो force है it is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional किसके है? inversely मतलब 1 by राइट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, जो कि हमने कैपिटल आर लिया है। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम आगे कंबाइन कर लेंगे और कंबाइन करेंगे तो हमें टर्म क्या मिलेगा? जस्ट वी विल हैव, अच्छा ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग खुद ही लिख देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें क्या मिला? हमें मिला कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैं एक्सप्लेनेशन वाली पार्ट बात कर रहा हूं, कि लेट F बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, F बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हालांकि ये दिया हुआ है तो हमें लेट एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and it is inversely proportional to the square of the distance between their centers। और जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो we will get F is proportional to product of their masses, that is m by m upon r square। it is just after combining। अच्छा, कंबाइन करेंगे तो ये न्यूमरेटर में रहेगा, ये डिनोमिनेटर में। now as we'll remove proportionality sign तो हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट लिखेंगे, that constant will be capital G। तो G m m by r square, this become the Newton's law of gravitation and this is the gravitational force, formula for the gravitational force। और यहाँ पे जो हमने कैपिटल G मेंशन किया हुआ है, कैपिटल G क्या हमारा? कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G क्या है?
इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू दैट इज कैपिटल G is 6.67 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। और ये वैल्यू और यूनिट आप लोग याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हमें क्या मिल गया, इट इज F इज इक्वल्स टू G m बाई आर स्क्वायर। और अगर यहां से हमें कैपिटल G निकालना है तो इस आर स्क्वायर को F के साथ भेज देंगे, तो हमें टर्म क्या मिलेगा, हमें टर्म मिलेगा G विल बी F आर स्क्वायर अपॉन m इंटू एम। यूनिट हमने यहीं से डिसाइड किया है, राइट? यूनिट हमें यहीं से डिसाइड करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा या उसका यूनिट क्या होगा। वैल्यू तो फिक्स्ड है, राइट? वैल्यू इज फिक्स्ड। तो ये हमारा पार्ट हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, आप लोग भी साइमल्टेनियसली बोल सकते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इट स्टेट्स दैट every particle in this universe having the tendency to attract another particle of mass with a force, और वो फोर्स कैसा है, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। और फार्मूला हमने यहां निकाल दिया है कि दिस इज द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज द व्हाट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, सिंपली हमने इसका डेफिनेशन लिखा। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कॉमन सी बात है कि अगर हम इसको यहां से रिलीज करेंगे तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। बट एज विल रिलीज इट, एज इट कम्स डाउन, तो इसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। मान लो एक छोटा पत्थर है, उसको हम कम हाइट से गिरा रहे हैं तो वो उसका वेलोसिटी कम रहेगा। बट अगर वो ज्यादा हाइट से गिर रहा है तो ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका जो वेलोसिटी है इट विल इंक्रीज, राइट, बाय अ फैक्टर v इज इक्वल्स टू u प्लस at या u प्लस gt हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, राइट? तो वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इट इज द एक्सीलरेशन विद विच अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये इसका डेफिनेशन हो गया। इट इज द एक्सीलरेशन विद विच अर्थ अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक दूसरा यूनिट हो सकता है, दूसरा डेफिनेशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। और वो भी फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दूसरा डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। सो वी कैन से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो Fg बाई मास, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास, तो हमने मास से डिवाइड कर दिया। तो Fg लिखूं या सीधा F लिखूं, तो F मुझे मिल जाएगा mg। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला है अगर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मास ऑफ द बॉडी इज गिवन, देन फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg, जो सबसे कॉमन फॉर्मूला है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो अब इस g का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो g क्या होगा, g विल बी 1 बाई m इंटू एफ, राइट? और f जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, हमने पढ़ा था कि दो मासेस हैं, एक कैपिटल m है, दूसरा स्मॉल m है, इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस r है। तो f इज प्रोपोर्शनल टू m एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। कंबाइन किया था तो हमें मिला था f इज इक्वल्स टू g m बाई r स्क्वायर। तो यही वाला वैल्यू, ये फोर्स का ये वाला वैल्यू हम यहाँ डाल दें तो इट विल बी 1 बाई m इंटू एफ का वैल्यू। f का वैल्यू क्या हो जाएगा, g m बाई r स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया, f का।
जो F का वैल्यू यहाँ पे है, तो M एंड M गेट कैंसिल, आपको मिलेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब इसमें ऑलरेडी हमें क्या पता है, ऑलरेडी हमें पता है कि सिंस g इज इक्वल्स टू जी, सॉरी मैं यहाँ पे g का वैल्यू नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैपिटल G का वैल्यू क्या है. इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. एंड कैपिटल M which is mass of earth is 6 into 10⁻24 kg and radius of earth is 6400 kilometer, which we can write it as 6.4 into 10⁻6 मीटर. तो ये तीनों वैल्यूज अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें G का वैल्यू क्या मिलेगा, आप लोग साइमल्टेनियसली बता सकते हैं हमें क्या मिलेगा. हमें मिलेगा G is equals to 6 point, कैपिटल G का वैल्यू 6.67 into 10⁻⁻11 into कैपिटल M का वैल्यू 6 into 10⁻24 अपॉन R स्क्वायर, R का वैल्यू 6.4 into 10⁻6 का होल स्क्वायर. नाउ ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको G का वैल्यू 9.82 मिलता है, जो कि इसका यूनिट क्या होगा, इट इज एक्सेलरेशन, सो इट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल G, सॉरी स्मॉल g. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे. अच्छा, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा कहां पे हुआ, इट इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ. ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने कहा निकाला, इट इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ. आप लोग को इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका पूरा पीडीएफ. तो यहां से अगर आपको सिर्फ समझना है तो आप लोग समझ सकते हैं, आइदर अगर आपको लिखना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं. तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे. अच्छा, ये हमने निकाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, राइट. अब हम लोग इसमें दो और कंडीशंस की बात करें, तो पहला पार्ट जो आएगा वो आ सकता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, राइट, एट सरफेस ऑफ अर्थ. अभी जो हमने पढ़ा उसका कंसेप्ट क्या है वो मैं बताता हूं. तो हमने पढ़ा है कि ये अर्थ है, अर्थ का मास इज कैपिटल M एंड रेडियस इज कैपिटल R. हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई एक बॉडी यहाँ पे है, whose mass is small m and acceleration due to gravity at surface of earth is g, small g, right. तो यहाँ पे बॉडी का वेट होगा, as we have studied कि at surface of earth, first part we are taking at surface of earth. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो फोर्स लग रहा है, इट इज द सेम एज द, मैंने जो आप पीछे पढ़ाया था कि ये स्मॉल m है, ये कैपिटल M है और इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इज कैपिटल R. तो ये भी वही है, स्मॉल m यहाँ पे है, ये पूरा कैपिटल M है और इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R. तो दोनों सेम है. तो याद रखिए, दो मासेज अगर सेपरेटेड हैं बाई अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल R, तो इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, Gmm बाई कैपिटल R स्क्वायर, राइट. और दूसरा, सिंस बॉडी इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हमने पढ़ा है W इज इक्वल्स टू mg, वेट इज इक्वल्स टू mg या फोर्स इज इक्वल्स टू mg. तो दूसरा एक फोर्स यहाँ पे जो लगेगा वो mg होगा और दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तो ही बॉडी कैन एग्जिस्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, right. So we can say at surface of earth, I will say कि weight of the body, weight of body at surface of earth, it must be equals to gravitational force of attraction, gravitational
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बॉडी एंड अर्थ, राइट। तो दोनों फोर्सेस हम निकाल चुके हैं। वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, वेट ऑफ द बॉडी विल बी mg, वेट ऑफ द बॉडी क्या होने वाला है, दैट विल बी mg। आई विल से कि वेट ऑफ द बॉडी mg है, सो ये mg इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दैट इज दिस टर्म, दैट इज g m बाई r स्क्वायर। mm गेट कैंसल, तो हमें मिला g एट सरफेस ऑफ अर्थ इज gm बाई r स्क्वायर। This is the acceleration due to gravity at surface of earth, right? ये at surface of earth हो गया। अब दूसरा एक कंडीशन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि at height h, अगर जो बॉडी है वो हाइट h पे है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा वो हम कंसिडरेशन कर लेते हैं यहीं पे। उसके लिए मैं डिटेल्ड में बहुत कुछ नहीं लिखूंगा, हम लोग जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, whose mass is capital M and radius as usual it is capital R, और कोई बॉडी यहाँ पे है, दूसरा बॉडी यहाँ पे है, इट इज एट हाइट h, राइट। इस बॉडी का मास m है और यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज स्मॉल g सफिक्स h, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, ये हम हाइट को क्या एज्यूम कर ले, स्मॉल है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है ग्रेविटेशन में कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर ऑफ अर्थ ये है ओ, इतना पार्ट हमारा h है एंड दिस पार्ट इज कैपिटल R, ये कैपिटल R है, ये कैपिटल R है, ये h है, तो ओवरऑल ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस h। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल r इज कैपिटल R प्लस h, ये टर्म याद रखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वेट ऑफ द बॉडी एट हाइट h, दैट विल बी mg सफिक्स h, आई विल राइट एट हाइट h, at height h, at height h एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, यहां मैं लिख देता हूं वेट जो होगा वो mg सफिक्स h होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h हमने क्या ले लिया, दैट इज g सफिक्स h, तो mg सफिक्स h विल बी weight of the body, sorry, gravitational force between these two, so it will be gmm by r square, right, small r square, that we have to remember, but small r है क्या हमारा कैपिटल R प्लस h है, तो ये m इस m से कैंसिल, तो we are getting g suffix h is equals to gm by small r square, sorry, small r square we will have small r square, it's not capital R square, but small r क्या हमारा कैपिटल R प्लस h का टर्म है, तो हम लोग यहाँ पे फाइनली एक कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि एट हाइट h, एट हाइट h एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, g सफिक्स h विल बी gm बाय r प्लस h टू द होल स्क्वायर, ये वैल्यूज याद रखना है अपने को। दिस इज द explanation regarding g suffix h, right? I hope ये सब पार्ट आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक पे, तो अगला टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट वी हैव वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें पता है कि जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब हम अर्थ सरफेस के अंदर जाते हैं गड्ढा करके, डीप इनसाइड द माइंस, वी कैन से माइंस के अंदर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है मैक्सिमम होता है कहां पे, एट सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ से ऊपर जाएंगे कम होगा, अर्थ के अंदर जाएंगे कम होगा, इट इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो कितना होता है वो वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो देयर इज वन
वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या हाइट, जी सफिक्स एच। तो जी सफिक्स एच का वैल्यू हम लोग बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें कहाँ निकालना है, एट हाइट h। तो यहां पे देखें कि ये हमारा अर्थ है, दिस इज अर्थ, डायग्राम समझ लीजिए, ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस इज कैपिटल R, अर्थ का मास इज कैपिटल M, राइट। और हमें चाहिए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे, एट हाइट h, एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। तो ये डिस्टेंस सेंटर से कितना हुआ है, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस h। अभी जस्ट इसके पहले हमने टर्म्स डिस्कस किए। और एट सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g है, और एट हाइट h एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, g सफिक्स h है, ठीक है। तो वही पार्ट हमने यहाँ पे लिखा है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m इज एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, let capital M and R be the mass and radius of the earth, let G be the acceleration due to gravity at surface of earth, and G suffix H, G suffix H ये भी लिख देता हूं कि let G suffix H be the acceleration due to gravity, acceleration due to gravity at हाइट h, एट हाइट h। अब हमें इसका डेरिवेशन निकालना है कि हाउ इट विल वैरी, ठीक है, ये वैरी कैसे करेगा। तो हम लोग लिखें इसके बारे में, एंटायर डेरिवेशन वी विल राइट, ठीक है। तो डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, वी विल राइट, ओके। आई होप आप लोग को डायग्राम पार्ट और सब कुछ समझ में आया होगा यहां तक। अब हम लोग इसका डेरिवेशन निकालेंगे कि कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी करेगा विद हाइट h। तो इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से देखें हम लोग, अब डायग्राम पार्ट यही है हमारा, डायग्राम पार्ट आपको याद रखना है, और ऑलरेडी हमने इक्वेशंस भी पढ़ा हुआ है। तो जस्ट आई कैन से कि सिंस एट सरफेस ऑफ अर्थ, I will write at surface of earth, okay, at surface of earth, अर्थ सरफेस पे हम लोग क्या देख रहे हैं, g, at surface of earth g is gm by r square, right? This I will take it as equation 1। and दूसरा चीज at height h, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या पढ़ा हमने, g सफिक्स h इज इक्वल्स टू gm बाई r प्लस h टू द होल स्क्वायर। दीज टू थिंग्स वी हैव स्टडीड। अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि यहां से हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए g सफिक्स h, और हमें पता क्या है, g पता है। g कितना होता है, एट सरफेस ऑफ अर्थ इट इज 9.8। So G is known to you, but G suffix H is not known to you. तो G हमें find out करना है in terms of, G suffix H is to be find out in terms of G। तो हम क्या करें, अगर हम दोनों को डिवाइड कर लें शायद हमारा काम हो जाए। तो we will divide these two equations, ठीक है, हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो we can write dividing equation 2 by 1। So now dividing इक्वेशन 2 by 1, 2 को 1 से हम डिवाइड करें तो 1 2 है। सो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, 2 को 1 से डिवाइड करो, g सफिक्स h बाई g इज इक्वल्स टू, LHS को LHS से डिवाइड किया, अभी RHS को करो तो gm बाई r प्लस h टू द होल स्क्वायर इनटू, उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई gm। नाउ gm गेट कैंसिल, gm कैंसिल हो गया, क्या बचा, आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अभी एक काम करते हैं हम लोग, यहां पे g सफिक्स h बाई g इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस, मैं यहां पे एक टर्म लिख देता हूं,
r प्लस r इंटू h बाई r, राइट, इसका होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने r का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया। इस टर्म के साथ ना हमने क्या किया, r का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया, ये आपको याद रखना रहेगा। तो r का मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया। अभी r और r दोनों में कॉमन है, ये वाला r और ये वाला r कॉमन है, तो ऊपर का तो r स्क्वायर है न्यूमरेटर वाला। नाउ इन दोनों में r स्क्वायर बाहर आ गया, r स्क्वायर बाहर आ गया तो बचा क्या, यहाँ बचा 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। नाउ r स्क्वायर गेट कैंसिल, यहाँ पे 1 है, तो हमें क्या मिला अल्टीमेटली, हमें मिला g सफिक्स h बाई g इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। अच्छा, अभी होल स्क्वायर है तो दिस वी कैन राइट 1 प्लस h बाई r का पावर -2। कैसे आया, नीचे है, इसको ऊपर लिया तो पावर -2 हो गया। अब यहां से जो हमारा मेन पार्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाने वाला है, राइट। अगर आप लोग को इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, अनदर वे हम लोग आगे के इसमें प्रोसीड करेंगे। सो वी विल मूव नाउ। तो हमारे पास लास्ट वाला स्टेप ये है, अभी हमने ऐसा कोई इक्वेशन नहीं पढ़ा है जिससे हम इसको सॉल्व कर सके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, एक्सपांशन नहीं पढ़ा है, 1 प्लस एक्स रेस टू -2, ऐसा कोई टर्म नेगेटिव पावर नहीं पढ़ा है। तो इसके लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का एक एक्सपांशन यूज करेंगे, जिसे हम बाइनोमियल थ्योरम फार्मूला बोलते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम का वो फार्मूला मैं लिखता हूं जिसको हम लोग यूज करेंगे। तो हमें पता है एक एक्सपांशन है 1 प्लस एक्स रेस टू n, इट इज द बाइनोमियल थ्योरम फॉर एन इंडेक्स। 1 प्लस एक्स रेस टू n इज 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस ये एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी चला जाएगा टर्म। तो हमें पूरा टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको आगे देखें तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम कंपेयर करें, ये वाला जो स्टेप है ना, इसको कंपेयर करें 1 के जगह 1, x के जगह h बाई आर और n के जगह -2, n के जगह क्या है -2 है। तो इतना पार्ट जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आई कैन राइट देयरफॉर g सफिक्स h बाई g इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज लिखेंगे प्लस nx, n कितना -2 और x कितना h बाई आर, तो -2 इंटू h बाई आर प्लस -2, ये n के जगह -2, अभी n -1 करेंगे तो कितना आएगा -3, सो -3 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, x हमारा h बाई आर है, h बाई आर का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगा -2 इंटू -3 इंटू -4 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू h बाई आर का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, राइट। अब एक एजम्पशन हम यहाँ पे ले लेते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर, विच इज अ वेरी बिग क्वांटिटी। तो हाइट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको हम नेग्लिजिबल ले लेते हैं एज कंपेयर टू रेडियस। तो वी कैन से लेट या सिंस, जो हम एज्यूम करेंगे उसको ले लेते हैं कि सिंस h is very small as compared to r, so therefore h by
आर स्क्वायर एंड हायर पावर term can be neglected, so therefore हमें ये टर्म क्या मिलेगा, जस्ट सी g suffix h by g is equals to ये स्क्वायर एंड क्यूब एंड सो ऑन, ये सारे टर्म्स को हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर लेंगे, ये आगे के टर्म्स को हम निग्लेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास बचे क्या, ये टर्म बचा, तो इसको एज इट इज लिख ले, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 2h बाई आर, ये टर्म हो गया। अभी g को इधर भेज दे तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, g का वैल्यू वी विल सेंड टू दिस साइड, सो विल गेट g सफिक्स h इज इक्वल्स टू, g को इधर भेज दिया तो g इन ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाई r, right? So this is the final expression for the variation of acceleration due to gravity with altitude. Altitude मतलब height के हिसाब से इसका वेरिएशन का जो टर्म है वो हमें ये मिल गया। तो अभी देखें, अगर हम लोग हाइट बढ़ाएंगे, h इंक्रीज करेंगे, तो h है कहाँ, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर अगर बढ़ेगा बट डिनोमिनेटर इज वेरी बिग, तो ये वैल्यू स्मॉल होगा, लेस देन 1 होगा, तो 1 माइनस लेस देन 1 विल बी लेस देन 1, और लेस देन 1 इंटू जी करेंगे तो लेस देन जी होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट। तो कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट। तो कंक्लूजन हम लोग लिख लेते हैं, लेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity will decrease with increase in height, हाइट बढ़ाएंगे तो g का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। दिस इज द कंक्लूजन। सो आई होप ये डेरिवेशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आ रहा है, आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आ रहे हैं, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। अब हम लोग चलेंगे दूसरे वेरिएशन के ऊपर, दैट इज द वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ के साथ में, मतलब हम अर्थ के अंदर जाके क्या ढूंढ रहे हैं कि ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये अर्थ है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टूड, ये अर्थ है जिसका मास इज कैपिटल M एंड रेडियस इज कैपिटल R, और लेट रो बी द यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ अर्थ। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कोई एक बॉडी है जो एट डेप्थ D पे है, यहाँ पे है, कोई बॉडी हम लोग कहीं भी दिखा दें, यहाँ पे है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, G सफिक्स D है, राइट, और एट सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, G है। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि एक अर्थ है, अर्थ एक बड़ा मास है, उसका वॉल्यूम इज V, अर्थ का वॉल्यूम इज V, यहाँ पे V लिखा है, V इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और ये जो पार्ट हमने एज्यूम किया एट डेप्थ D, उतने पार्ट का वॉल्यूम इज V डैश, क्या लिखा है, V डैश इज द वॉल्यूम ऑफ दैट वन, ठीक है। और ये जो है D है वो डेप्थ है, D इज द डेप्थ, तो इतना पार्ट क्या हुआ हमारा, दिस बिकम R माइनस D, कहीं भी यहां से भी ले लेंगे तो ये भी क्या हुआ, R माइनस D, राइट। तो ये एंटायर पार्ट हमारा रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन हो गया डायग्राम का। अब हम लोग इसके डेरिवेशन पे चलेंगे। तो डेरिवेशन क्या होगा हमारा, एज आई मेंशन एवरीथिंग, ये इसका एक्सप्लेनेशन इज हियर, ठीक है। सो वी विल स्टार्ट द डेरिवेशन पार्ट। डायग्राम आपको ध्यान में रखना है, दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। तो स्टार्ट करते हैं। एट सरफेस ऑफ अर्थ, यहां देख लीजिए, एट सरफेस ऑफ अर्थ
एट सरफेस ऑफ अर्थ हम यहाँ की बात करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा क्या है, g है. सो एट सरफेस ऑफ अर्थ g इज इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है gm बाई आर स्क्वायर, और रेडियस इसका क्या है, कैपिटल आर है. एट सरफेस ऑफ अर्थ रेडियस इज कैपिटल आर, तो g है. और मास जो है, मास कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. मास कैन बी रिटन एज, सिंस मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. अब अर्थ का ये जो शेप है ये कैसा है, इट इज स्फेरिकल वन. स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, v की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. तो यहाँ पे अच्छा नीचे आर स्क्वायर है ये वाला, ठीक है. तो वी कैन राइट g इज इक्वल्स टू g इंटू वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर स्क्वायर. तो यहाँ पे देखें आर स्क्वायर एंड क्यूब वाला टर्म जो है वो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ एक आर. तो हमें अल्टीमेटली क्या मिला, g इज इक्वल्स टू 4g पाई आर रो, 4g पाई आर रो बाई 3. वी विल टेक इट एज इक्वेशन 1. इसको हम लोग क्या एज्यूम कर लें, इक्वेशन 1 एज्यूम कर लें. इट इज एट सरफेस ऑफ अर्थ. अब एट डेप्थ d की बात करें, यहां का ग्रेविटी जो g सफिक्स d है वो क्या होगा, वो हम निकालें तो दैट विल बी gm डैश बाई r माइनस d का होल स्क्वायर. सो वी विल राइट एट डेप्थ d, ठीक है. एट डेप्थ d की हम बात करें, चले इसी में कंटिन्यू करते हैं. तो एट डेप्थ d, at depth d, it was at surface of earth. So now second part, at depth d. at depth d क्या होगा, हमें पता है g सफिक्स d इज इक्वल्स टू gm बाई आर स्क्वायर होता है, तो gm डैश बाई आर माइनस d का होल स्क्वायर. अब ये डायग्राम पार्ट आप फिर से देखिए. एट डेप्थ d की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस विल बी r माइनस d, और g सफिक्स d है यहाँ पे, और v जो वॉल्यूम है वो क्या है, v डैश, वॉल्यूम इज v डैश, और हमने यूनिफॉर्म डेंसिटी दैट इज रो लिया हुआ है. तो दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. तो ये g सफिक्स d हमें मिल गया gm डैश बाई r माइनस d का होल स्क्वायर. तो g है, m डैश मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, v डैश इनटू डेंसिटी हमने रो एज्यूम किया अपॉन r माइनस d का होल स्क्वायर. अब v डैश क्या होगा, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम की बात करें तो इतने पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, इतने पार्ट का वॉल्यूम, इतने पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा, उसके लिए हम लोग वॉल्यूम, ये भी स्फीयर है ना, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r माइनस d का होल क्यूब. तो दैट वी विल राइट पाई 4/3 पाई r माइनस d का होल क्यूब इनटू जो भी है. हम बात कर रहे थे v डैश के बारे में, तो इट विल बी g इंटू 4/3 पाई r माइनस d का होल क्यूब बाई इंटू रो भी है, सॉरी रो भी है, रो अपॉन r माइनस d का होल स्क्वायर, ये टर्म, तो r माइनस d का होल स्क्वायर. अभी होल स्क्वायर एंड क्यूब वाला टर्म गेट कैंसल, तो अल्टीमेटली हमें g सफिक्स d क्या मिला, हमें मिला 4g पाई r माइनस d इंटू रो बाई 3. दिस इज आर इक्वेशन 2. तो हमें दो टर्म्स मिल गए. आप ये भी देखिए, एक g मिला हुआ है एट सरफेस ऑफ अर्थ और एक g सफिक्स d मिला है एट डेप्थ d. तो हमें क्या चाहिए, हमें ये वाला तो नोन है कि 9.8 होता है, बट दिस इज अननोन. तो अननोन वाला इन टर्म्स ऑफ नोन फाइंड आउट कर ले, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे पिछले डेरिवेशन में किया, डिवाइड करना पड़ेगा. तो डिवाइड कर लें इक्वेशन 2/1. सो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1. So we can write now dividing equation 2/1. So now dividing इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करो तो g सफिक्स d बाई g इज इक्वल्स टू ये पूरा टर्म
that is 4g pi r minus d into rho by 3 into, इसको डिवाइड करने का मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आएगा 3 बाई ये पूरा टर्म नीचे 4g पाई आर रो, 4g पाई आर रो। अब देखते हैं कुछ टर्म से कैंसिल होने वाले हैं, तो क्या किससे कैंसिल होता है वो हम कर दें। 3 से कैंसिल, 4g पाई, 4g पाई रो, रो बचा क्या r माइनस डी बाई ये वाला r बचा, सो जो बचा वो लिख दे r माइनस डी बाई r, वही टर्म बचा है ना, तो वी विल राइट g सफिक्स d बाई g इज इक्वल्स टू r माइनस डी बाई r। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, इसको हम लिख सकते हैं r बाई आर माइनस डी बाई आर, करेक्ट। r बाई आर 1 हो गया तो 1 माइनस डी बाई आर, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, हमें मिला g सफिक्स d बाई g इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 1 माइनस, ये कैंसिल होके 1 हो गया, 1 माइनस डी बाई आर। सो g सफिक्स d क्या होगा, g सफिक्स d विल बी, g को हम इधर मल्टीप्लाई कर दे, g इन ब्रैकेट 1 माइनस d बाई r। दिस इज द expression for the variation of acceleration due to gravity with depth। अब देखिए डेप्थ बढ़ाएंगे, न्यूमरेटर बढ़ेगा बट डिनोमिनेटर से कम होगा, तो इसका वैल्यू लेस देन 1 होगा ऑलवेज, जो ये पार्ट है उसका वैल्यू लेस देन 1 होगा, तो 1 में से ये 1 है, 1 में से लेस देन 1 माइनस करेंगे तो लेस देन 1, और लेस देन 1 इंटू जी करेंगे तो लेस देन जी, तो मतलब जैसे हम डेप्थ बढ़ाएंगे acceleration due to gravity will decrease। तो I can say in conclusion part acceleration due to gravity will decrease with increase in depth। तो conclusion हम लिख दें कि acceleration due to gravity will decrease, so conclusion है acceleration due to gravity, acceleration due to gravity will decrease with increase in depth, with increase in depth। डेप्थ बढ़ेगा तो g का वैल्यू कम होगा। सो दिस इज द कंक्लूजन रिगार्डिंग दैट वन। तो ये हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन मिल गया विद डेप्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग चलेंगे, दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन विद लैटिट्यूड, राइट। एल्टीट्यूड हम कर चुके हैं, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, लैटिट्यूड मतलब पोजीशन, तो पोजीशन के हिसाब से ये कैसे वेरी करेगा, अब हम उसके ऊपर चलते हैं। आई टॉक अबाउट दैट वन। So we'll have variation of acceleration due to gravity with latitude, और इसका explanation जो है ये सबसे important part है, right? This I will say, this वाला part, okay? तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कोई अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ का मास इज कैपिटल M, हमने मेंशन किया हुआ है अर्थ का मास इज कैपिटल M, और रेडियस इज कैपिटल R, ये पार्ट हमारा रेडियस हो गया, दैट इज कैपिटल R। और ये अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, किस वेलोसिटी से, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कोई बॉडी जो है, अच्छा ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, दिस इज एट इक्वेटर, तो आप इमेजिन करो कि अर्थ अगर रोटेट करता है तो इट विल क्रिएट अ सर्कल ना, इट विल एक्सपीरियंस अ सर्कल वी कैन से, क्योंकि कोई भी रोटेटिंग बॉडी है तो उसका हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर वाला पॉइंट क्या परफॉर्म करेगा, एक सर्कुलर मोशन, एक सर्कुलर पाथ बनाएगा जब ये रोटेट कर रहा है अर्थ, ठीक है।
और हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई बॉडी है जिसका मास m है, वो बॉडी इज एट पोजीशन p, p या m n कुछ भी ले लें, हमारे ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से इट इज एट डिस्टेंस r, और फिर से ये बॉडी ऐसे ऐसे घूम रहा है ना सर्कुलर पाथ में, तो इट एक्सपीरियंसेस अ सर्कल विद रेडियस स्मॉल r, यहाँ विद रेडियस कैपिटल R, ये वाला रेडियस, और यहाँ विद रेडियस स्मॉल r। अब आप जरा सोचिए कि अगर अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो इट एक्सपीरियंसेस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल। आपने पढ़ा है कि अर्थ का जो साइज है वो बल्ज है एट द इक्वेटर, तो क्यों? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स आउटवर्ड अवे फ्रॉम सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी कहाँ पे है, इट इज एट पॉइंट P। कहाँ पे? इट इज एट पॉइंट P, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? अवे फ्रॉम सेंटर। तो इस बॉडी के ऊपर जिसका मास m है, ये सेंटर से एक फोर्स एक्ट होगा अवे फ्रॉम सेंटर, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? एम आर ओमेगा स्क्वायर या mv स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल का भी वही है, बस सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम सेंटर होता है, तो इट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम सेंटर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब जरा सोचिए आप, क्योंकि इसमें सोचना ही बहुत कुछ है, कि आप इस जगह पे हैं, अर्थ पे, हम जहां भी हैं अर्थ सरफेस पे, हमारे ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक ग्रेविटी विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। आप सोचिए ना, कोई फैन का एक फैन रोटेट कर रहा है, उसके ब्लेड पे हम 1 रुपए का कॉइन रख दें, इट विल बी फ्लंग इन एयर, कॉइन जो है वो हवे में उड़ जाएगा। बट हमारे साथ क्यों नहीं होता? हम भी तो फैन अगर अर्थ को एक बड़ा फैन एज्यूम कर लें, या अर्थ रोटेट कर रहा है, तो हम भी तो अर्थ के सरफेस पे है ना, तो हमारे ऊपर तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से हम उड़ जाने चाहिए, लेकिन हम उड़ते नहीं है, क्योंकि दूसरा एक फोर्स है ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, जिस वजह से अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचना चाहता है। तो ना हमें वो सेंटर की तरफ खींच पाता है, ना हम उड़ पाते हैं। मतलब जो हमारे ऊपर नेट फोर्स है उस प्लेस के ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टूड? तो वही कंसेप्ट है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और वेट हमारा किधर एक्ट हो रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो अर्थ का सेंटर ये है, तो वेट इज एक्टिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, दैट इज mg। अब ध्यान दीजिएगा, एक फोर्स हमारा mg है जो इधर लग रहा है, और दूसरा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल है जो इधर लग रहा है, mr ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये डायरेक्शन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, और ये डायरेक्शन वेट का है। तो डायरेक्शन बड़े अलग अलग है, राइट। तो हमारे ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, और वेट हमारा ऐसा है, तो हम कैसे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एम आर ओमेगा स्क्वायर को रिजॉल्व कर लेते हैं। और आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पता है कि अगर ये आर है और ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट आर कॉस थीटा हो गया, और ये आर साइन थीटा हो गया। द साइड अटैच विद द थीटा, रिजॉल्व में आर को करना है, ये वाला साइड थीटा से अटैच है, तो जो साइड थीटा से अटैच है दैट ऑलवेज विल बी कंपोनेंट ऑफ कॉस थीटा। तो उस बेसिस पे हम लोग इसको रिजॉल्व कर दें। किसको? ये जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हुआ, राइट? यस, ये भी एंगल थीटा हुआ, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर को हमने रिजॉल्व किया, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया? एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो अब देखें, इस फोर्स को हमने रिजॉल्व कर दिया, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट है जो इधर लग रहा है, जिसका वैल्यू क्या है? एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट हो गया। और दूसरा एक फोर्स लग रहा है mg, दैट इज टू दिस डायरेक्शन।
तो इस फोर्स की वजह से हमें धरती छोड़ देनी चाहिए, मतलब हम हवा में होने चाहिए, और इस फोर्स की वजह से हम धरती के अंदर आने चाहिए। लेकिन हमें पता है ना हम हवा में जाते हैं ना धरती के अंदर जाते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो नेट फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है वो इस पॉइंट पे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg डैश ले लेते हैं, राइट, नेट फोर्स। तो mg डैश ये किसके बराबर होगा? इट विल बी mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है हम ऊपर तो बिल्कुल नहीं जाते, हम सरफेस पे ही हैं। तो mg इज ग्रेटर एज कंपेयर टू mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो नेट वेट जो हमें मिला, मैं यहां पे लिख देता हूं, नेट वेट जो हमारा mg डैश मिला, mg डैश वो किसके बराबर हो गया? दैट विल बी mg ये वाले कंपोनेंट का फोर्स माइनस ये वाले कंपोनेंट का फोर्स माइनस mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, एक पार्ट तो ये याद रखना है। अभी एक और काम करते हैं, इस ट्रायंगल को जरा देखें, इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल में एंगल थीटा है, ये वाला रेडियस स्मॉल आर है, और ये वाला साइड हमारा कैपिटल आर है, हाइपोटेनस, राइट। तो देयर इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, क्योंकि स्मॉल आर हमें नोन नहीं होगा, कैपिटल आर हमें नोन है, बट स्मॉल आर विल नॉट बी नोन टू अस। तो हम निकालेंगे स्मॉल आर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर। तो स्मॉल आर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर ये वाले ट्रायंगल में क्या होगा? अप्लाई कर लो, ये एंगल थीटा है, तो इन ट्रायंगल ओ ओ डैश पी, ओ ओ डैश पी, इसमें हम साइन थीटा अप्लाई कर ले। साइन थीटा हमें क्या मिलेगा? सॉरी कॉस थीटा ले लेते हैं। ओ ओ डैश सॉरी इन ट्रायंगल ओ ओ डैश पी, इसमें मैं cos थीटा ले लूं, cos थीटा, थीटा यहाँ, cos थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस इज कैपिटल, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो स्मॉल आर क्या मिल गया? कैपिटल आर cos थीटा। कीप दैट इन माइंड, स्मॉल आर इज कैपिटल आर cos थीटा। तो ये टर्म्स, एक ये टर्म और एक ये टर्म, ये दोनों हम यूज करके फाइनली जी डैश हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग जी डैश फाइंड आउट करने के लिए। तो ये पार्ट मैं रब कर देता हूं, क्योंकि आगे मुझे वही लिखना है फिर से। तो यहाँ पे डायग्राम एटलीस्ट शुड नॉट बी वेरी कॉम्प्लिकेट। ओके, ठीक है, इसी में लिख देते हैं हम लोग। तो चलते हैं। ओके, ऑलरेडी मैंने शायद लिखा भी है, रिजॉल्विंग एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम आर ओमेगा स्क्वायर को अगर हमने रिजॉल्व किया एम आर ओमेगा स्क्वायर को, तो एक कंपोनेंट एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा मिला, विच इज अपोजिट टू वेट एम जी ऑफ द बॉडी। तो वही मैंने लिखा है कि एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इज द कंपोनेंट अपोजिट टू वेट एम जी, राइट, वेट एम जी। लेट जी डैश बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट पी। तो एट इक्विलिब्रियम जो हमने लिखा था इक्वेशन, एट इक्विलिब्रियम हमें क्या मिला? एट इक्विलिब्रियम इट विल बी mg डैश इज इक्वल्स टू mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। सो इट विल बी mg माइनस mr स्क्वायर cos थीटा, राइट, mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, और m सब में कॉमन है तो गेट कैंसल, तो g डैश मिला हमें g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, राइट। अभी इसमें हमने बताया कि हमें स्मॉल r इज नॉट नोन टू अस। स्मॉल r जो है ये वाला नोन नहीं है, हमें कैपिटल R नोन है। तो वी विल राइट स्मॉल r इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R। कैसे लिखेंगे हम लोग? स्मॉल r इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R, सॉरी, ओके, स्मॉल r इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R। तो हम लोग उसके लिए क्या किए थे? वो ट्रायंगल वाला पार्ट ले लें। तो इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ओ ओ डैश पी कॉस थीटा ले लो। कॉस थीटा क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल, फिर से कॉस थीटा, थीटा यहाँ है तो कॉस थीटा क्या हुआ, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस विच इज कैपिटल आर, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, तो स्मॉल आर बिकम्स कैपिटल आर कॉस थीटा। अब यही टर्म हम यहाँ पे अप्लाई कर लें तो हमें मिला जी डैश इज इक्वल्स टू जी माइनस आर cos theta because small r is capital R cos theta into omega square cos theta. So g dash हमें मिला g minus r omega square cos square theta in terms of capital R मिल गया। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। अब इसमें दो कंडीशन पूछा जा सकता है हमसे, दो कंडीशन हम लोग देख सकते हैं। दो कंडीशन हमें क्या मिलेगा, हमें मिल सकता है पोल की बात करें तो ये पोल है, दिस इज पोल, तो पोल पे थीटा कितना होगा, थीटा तो यहाँ इक्वेटर से मेजर करेंगे, या मैं पहले लिख दूं एट इक्वेटर, अगर जो पार्टिकल पी है यहाँ पे वो अगर यहाँ पे हो जाए तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। सो एट इक्वेटर थीटा विल बी 0 एंड कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इतना पूरा पार्ट 1 हो जाएगा। सो जी एट इक्वेटर, ये वाला जी डैश विल बी जी एट इक्वेटर, जी डैश विल बी जी एट इक्वेटर, सो इट विल बी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कॉस थीटा क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, राइट। एंड इट इज मिनिमम, ये का कितना है, मिनिमम, जी का मिनिमम वैल्यू कहां पे होता है, एट इक्वेटर। अब एट पोल देख लें, एट पोल के कंडीशंस, एट पोल, पोल की बात करें तो पोल पे थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। देखिए पोल ये है ना, तो इक्वेटर से जो भी एंगल है वो मेजर कर रहे हैं, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री, और थीटा 90 हुआ तो cos 90 क्या होता है, cos 90 इज 0। cos 90 अगर 0 हुआ तो cos 90 अगर 0 हुआ तो इतना पूरा पार्ट 0 हो गया, बिकॉज 0 के साथ किसी टर्म का मल्टीप्लीकेशन आर ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या मिलेगा, 0। तो हमें मिला g डैश इज इक्वल्स टू g, तो मैं g डैश के जगह g एट पोल कर दूं, इट इज g, एंड ये मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया। अच्छा बता सकते हैं यहाँ मिनिमम क्यों लिखा है, यहाँ मैक्सिमम क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ये g में से कुछ टर्म हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो g का एक्चुअल वैल्यू कम हो जाएगा, और यहाँ दैट इज इक्वल्स टू g, सो इट इज मैक्सिमम। तो g का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होता है, एट पोल, पोल पे g का वैल्यू मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे मिनिमम होता है, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर एक्सप्लेनेशन। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बिकॉज आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को शेयर करने से हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। सो प्लीज, सो आई होप ये पार्ट भी आपको समझ में आया। तो ये 3 डेरिवेशन हमारे हो गए वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोग चलेंगे सैटेलाइट के बारे में डिस्कशन करने, तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द सैटेलाइट एंड ऑल। तो सैटेलाइट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट लाइक मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो नेचुरल सैटेलाइट है। और इंडिया ने, रसिया ने बहुत से सैटेलाइट, वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट कौन सा है, आप इसे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो पता है बट मैं आप लोग को टेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग को पता है या नहीं कि दुनिया की पहले सैटेलाइट कौन सी लॉन्च की गई थी। हिंट के लिए इतना जरूर बता दूं कि इट वाज रशियन सैटेलाइट, इट वाज लॉन्च बाय द रसिया, ठीक है। और इंडिया की पहली कौन सी सैटेलाइट थी, आर्यभट्टा, अगर पता है तो इट इज वेल एंड गुड, ठीक है। तो सैटेलाइट क्या है, एनी बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ in an orbit, in a circular orbit also we can say, that is called the satellite of earth, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, जिस वेलोसिटी से
सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता है, उस वेलोसिटी को हम लोग क्रिटिकल या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। तो क्रिटिकल और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? इट इज द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू अ सैटेलाइट सो दैट इट कैन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड क्रिटिकल और ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसे हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल या ऑर्बिटल वेलोसिटी। डेफिनेशन है। नाउ नेक्स्ट पार्ट वी हैव, इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग, ठीक है, उसी का एक्सप्लेनेशन पार्ट है अभी, कि इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट हाइट एज, तो उसका क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगा? कंडीशन क्या दिया है कि सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो हम लोग देखें कि क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपके लिए बिल्ड करना चाहता हूँ। जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग दैट वन यू कैन अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पार्ट वेरी इजी वे। आप जरा सोचिए, मैंने जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि दो मासेस हैं तो उनके बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? तो यहाँ पे एक मून है, हम सैटेलाइट यहाँ पे एज्यूम कर लेते कि ये मून है और ये अर्थ है, दोनों सेपरेटेड है बाय अ डिस्टेंस स्मॉल आर, राइट, विच इज कैपिटल आर प्लस एच। तो अर्थ एक बड़ा मास है, मून एक छोटा मास है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, तो उसके वजह से मून शुड फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बट हमें पता है कि ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? उसके पीछे एक रीजन है, जस्ट आई कैन एक्सप्लेन यू बाय द ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि आई विल टेल यू वन एग्जांपल, एंड इट इज वेरी कॉमन एग्जांपल कि ये बॉटल है, इट इज फिल्ड विद द वाटर, एज यू कैन सी द वाटर लेवल आल्सो। इसका कैप मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, तो इट इज ओपन। और अगर मैं इसको, प्रोबेबली आपको वीडियो में पूरा नहीं दिखेगा, बट आप एज्यूम करिए कि इसको मैंने ओपन रखा है, ठीक है, एंड आई विल होल्ड इट, और अगर मैं इसको कांस्टेंट स्पीड से घुमाता हूँ, कांस्टेंट स्पीड से, हाँ, वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट स्पीड, तो वाटर डज नॉट स्पिल आउट। आप एज्यूम करिए, यहाँ देखिए हाथ में पानी नहीं लगा, मैंने इसका ढक्कन हटाया हुआ है, मैंने इसको कंप्लीटली क्लोज नहीं किया, बट आई एम रिवॉल्विंग इट लाइक दिस वे, ऐसे ऐसे, ठीक है, विद द कांस्टेंट स्पीड, वाटर डज नॉट स्पिल आउट। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है कि एक तो ये मास है और दूसरा अर्थ है, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बट हम इसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा रहे हैं, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन की वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस होता है, एंड दैट centripetal force is provided by gravitational force of attraction between this bottle and earth, right? So this is the main reason. तो मेन रीजन क्या समझ में आया कि अगर ये जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करना अगर बंद कर दे तो इमीडिएटली इट विल फॉल इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर आके गिर जाएगा, अर्थ के सरफेस पे आके गिर जाएगा। गिरता क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है, हम लोग ये सब कुछ मेंशन कर दिया कि ये अर्थ है, अर्थ का मास इज कैपिटल एम, रेडियस इज कैपिटल आर, ये सैटेलाइट है जिसका मास एम है, इसका क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी है या ऑर्बिटल वेलोसिटी, हम दोनों लिखते हैं, चाहे वीसी या वीओ और वीओ, वीओ फॉर ऑर्बिटल, वीसी फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, दोनों एक ही टर्म है। एंड सैटेलाइट इज एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, तो इसका जो रेडियस हो गया ये स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R प्लस h हो गया, ठीक है। एंड सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो जितना कुछ समझाया वहां पे वही सब मेंशन किया हुआ है। स्मॉल m इज द मास ऑफ सैटेलाइट, capital M is the mass of Earth, capital H is small h is the height of satellite from surface of Earth, small r is capital R plus h, which is the radius of orbit of satellite, capital R is the radius of Earth, Vc is the critical velocity of the satellite,
द सैटेलाइट, यहाँ मैंने मेन पार्ट लिख दिया कि द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, देयरफॉर टू कीप सर्कुलर मोशन, मैं यहीं से कंटिन्यू कर देता हूं, टू कीप सर्कुलर मोशन necessary centripetal force is provided by, not balanced, ये वर्ड कभी यूज नहीं करना है, ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट टू कीप सर्कुलर मोशन, necessary centripetal force is provided by, not balanced, is provided by the gravitational force of attraction between satellite and earth। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोग को लिखना कंपलसरी है। तो हमने क्या देखा कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट एंड अर्थ। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला mvc² vc फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज g mm/r²। तो ये m से कैंसिल, एक r इस r से कैंसिल, तो vc² हमें मिल गया, vc² इज इक्वल्स टू gm/r², स्मॉल r है, gm/r। तो vc क्या मिला हमें, जो क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए, vc विल बी रूट ऑफ gm/r, स्मॉल r है, कीप दैट इन माइंड, रूट ऑफ gm/r। ठीक है, तो एक फार्मूला तो हमारा यही हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी का। जस्ट वी कैन राइट क्रिटिकल वेलोसिटी vc इज इक्वल्स टू रूट ऑफ gm/r। अच्छा, अभी इसका दूसरा एक फॉर्मेट हो सकता है, हमने पढ़ा है कि सिंस g∑h, हमने पढ़ा है सिंस g∑h is equals to gm/r², which is capital R plus h, it is the same thing। तो gm का वैल्यू क्या हुआ, यहां से gm, कैपिटल gm का वैल्यू, इस r² को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो g∑h इंटू r²। अब ये वैल्यू मैं यहां पे डाल दूं, सब्सटीट्यूट कर दूं, तो मुझे मिला vc इज इक्वल्स टू रूट ऑफ gm के जगह g∑h इंटू r² अपॉन r, एक r कैंसिल, तो वी आर गेटिंग vc इज इक्वल्स टू रूट ऑफ g∑h इंटू स्मॉल r, विच इज रूट ऑफ g∑h कैपिटल R प्लस h, बिकॉज स्मॉल r इज कैपिटल R प्लस h। तो हमारा एक नया फॉर्मेट फार्मूले का ये भी मिल गया क्रिटिकल वेलोसिटी का। तो एक फार्मूला ये हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी का, दूसरा फार्मूला ये हो गया, राइट। तो क्रिटिकल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी के ये फार्मूलाज हो गए। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अनदर वे पीडीएफ विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें ये पीडीएफ का मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। So this is the formula about the critical velocity of the satellite। अच्छा, अब एक और कंडीशन हम लोग लिख देते हैं कि if the satellite is revolving very close to surface of earth, ठीक है, मैं उसी वाले पार्ट में ले लेता हूँ। तो if the satellite is revolving very close to surface of earth, यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि if the satellite is revolving at height h, now if the satellite is very close to surface of earth, अगर ये सैटेलाइट जो है अर्थ के बहुत करीब होगी तो क्या होगा, बहुत करीब होगी तो स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R, राइट। स्मॉल r को हम क्या लिख देंगे, कैपिटल R, बिकॉज हाइट विल बी नेग्लिजिबल, राइट। बस यही कंसेप्ट हमें याद रखना है। तो आई कैन से, चलते हम लोग उस पार्ट पे, एक स्पेसिफिक कंडीशन लिख देते हैं। If the satellite is revolving very close to surface of earth, if satellite is revolving very close to surface of earth, condition डाल रहा हूँ, if
satellite is revolving very close to surface of earth, very close to surface of earth. अगर बहुत क्लोज होगा अर्थ सरफेस के तो वी कैन से therefore small r will be equals to capital R, that is h जो होगा will be tending to 0. तो हमें वेलोसिटी का जो फॉर्मूला मिला था रूट ऑफ gm बाई स्मॉल r था. नाउ विल राइट कैपिटल R, राइट, एंड at surface of earth g suffix h will be equals to g. now होगा ना, अगर सैटेलाइट जो है वो बहुत क्लोज है अर्थ सरफेस के तो g सफिक्स h विल बी g, राइट. तो दूसरा फार्मूला हमें क्या मिल जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी का रूट ऑफ g r, राइट. ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिए. यहां हमने क्या किया, h का वैल्यू 0 रख दिया और g सफिक्स h के जगह g डाल दिया तो रूट ऑफ जी आर मिल गया ना. दैट टर्म वी हैव रिटन. ओके, तो आई होप ये भी पार्ट आप लोग को समझ में आया होगा. अब हम लोग चलेंगे अगले पार्ट पे. तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट. टाइम पीरियड क्या होता है, जितने टाइम में सैटेलाइट अर्थ का एक चक्कर कंप्लीट कर ले, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इज द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. तो वही लिखा है, इट इज द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. जितने टाइम में अर्थ का एक चक्कर कोई सैटेलाइट लगा लेता है उसे हम उसका टाइम पीरियड बोलेंगे. तो अब जरा डायग्राम देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ डिस्टेंस कितना होगा, वही मैं बात बोलने वाला था. अगर ये पॉइंट ए है, ए से स्टार्ट होके घूम के वापस ए पे आ गया तो टाइम तो टी लगा, बट डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस विल बी सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट. एंड स्पीड जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, रूट ऑफ जीएम बाई स्मॉल आर. ओके, तो ये टर्म्स हमारे सामने है. तो टाइम पीरियड, स्पीड और डिस्टेंस विल बी 2 पाई आर, राइट. तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू या टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज 2 पाई आर अपॉन स्पीड जो vc है वो रूट ऑफ gm बाई r है. तो आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा. फाइन, वही चीजें यहां पे लिखी हुई हैं कि आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस, तो d इज इक्वल्स टू 2 पाई आर. टाइम इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड, तो दैट इज कैपिटल T, एंड स्पीड इज इक्वल्स टू क्रिटिकल वेलोसिटी दैट इज vc. तो यहां लिखा है आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन. सो देयरफॉर आई कैन से, जो आपने समझा, देयरफॉर टाइम पीरियड कैपिटल T इज इक्वल्स टू डिस्टेंस दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, दैट इज डिस्टेंस जिसको हम लोग लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी, दैट इज द क्रिटिकल स्पीड या क्रिटिकल वेलोसिटी, राइट, क्रिटिकल वेलोसिटी. तो टाइम पीरियड हमें मिल गया t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट जो हमारा 2 पाई आर है अपॉन रेडियस, क्रिटिकल वेलोसिटी इज vc. सो इट विल बी 2 पाई आर अपॉन vc जो है वो रूट ऑफ gm बाई स्मॉल आर है. अब यहाँ पे एक ट्रिक पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा. तो हम इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ आर स्क्वायर. हमने r को क्या लिख दिया, रूट ऑफ आर स्क्वायर, दैट इज द वे ऑफ राइटिंग, अपॉन रूट ऑफ gm बाई स्मॉल आर. अभी r ऊपर जाएगा, पूरा रूट में है ना तो r क्यूब हो जाएगा. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें मिल गया t इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये रूट ऑफ आर क्यूब बाई gm हो गया,
root of r cube by gm, right? Which we can write 2 pi root of r is r plus h का होल क्यूब अपॉन gm। ये टाइम पीरियड का एक फार्मूला मिल गया। दिस वी गेट वन ऑफ द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब इसके दूसरे फॉर्मेट्स क्या हो सकते हैं टाइम पीरियड का, एज वी कैन सी। अच्छा यहीं से देख लें तो हमें पता है सिंस g सफिक्स h इज इक्वल्स टू gm बाई r प्लस h का होल स्क्वायर या स्मॉल r स्क्वायर, विच इज gm बाई r स्क्वायर, बिकॉज स्मॉल r इज कैपिटल R प्लस h। तो यहां से हम gm का वैल्यू निकाल लें तो gm का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, कैपिटल gm देखिए ये टर्म r स्क्वायर को इसके साथ भेज दो तो g सफिक्स h इंटू r स्क्वायर, राइट। तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला हमारा क्या हो सकता है, दिस विल बी। अब यहां से हम लोग फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ r क्यूब बाई gm के जगह ये टर्म डाल दो g सफिक्स h r स्क्वायर, तो r स्क्वायर क्यूब का टर्म गेट कैंसल, तो हमें मिला t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ r बाई g सफिक्स h। ये भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब वापस मैं इस फॉर्मूले के बारे में और थोड़ा बात करूं तो ये फॉर्मूला, अब मैं इसको यहां पे लिख रहा हूं और दिस फॉर्मूला आई विल राइट ओवर हियर। t जो है 2 पाई रूट ऑफ r क्यूब बाई gm है। अब इस फॉर्मूले को हम लोग एक और चीज देखें कि यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स मिलेंगे जो कांस्टेंट है, जैसे 2 पाई तो नंबर है, g कैपिटल G का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, m मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 होता है। तो ये टर्म भी हमारा कांस्टेंट मिल गया। तो आई कैन से अच्छा एक काम और करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स व्हाट यू विल गेट, t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई का होल स्क्वायर किया तो 4 पाई स्क्वायर r क्यूब बाई gm। अब यहाँ पे इतना पार्ट हमारा कांस्टेंट है, इतना पार्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट हुआ वी कैन राइट, हम इसको लिख सकते हैं कि सिंस 4 पाई स्क्वायर बाई gm इज कांस्टेंट, तो देयरफॉर यहाँ का टर्म हमें मिलेगा t स्क्वायर, क्या मिलेगा, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बचा, r क्यूब, राइट। और यही हमारा केपलर्स लॉ है, केपलर्स लॉ, राइट, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। अब अगर हमें यहां से मिल चुका है t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, तो आई कैन से फ्रॉम हियर कि हमें मिलेगा t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 क्यूब बाई r2 क्यूब, या फिर कलेक्टिवली हम इस फार्मूले को ऐसा लिख सकते हैं t1 बाई t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 बाई r2 का होल क्यूब। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हम लोग यूज करेंगे टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, जो बहुत हेल्प करेगा आपको, एंड इट इज बेस्ड ऑन द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। वन ऑफ द लॉ इज देयर, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का स्टेटमेंट है स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस वेक्टर, ठीक है, ये स्टेटमेंट है। तो आई होप सो
आपको टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट पूरी तरह सब कुछ समझ में आया होगा। तो हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव दैट इज द इफ द सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑलरेडी मैं बता चुका बट आया फिर से, तो फिर से लिख देता हूं कि इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स है mv² बाई कैपिटल आर, राइट, कैपिटल आर, दैट विल बी इक्वल्स टू, कैपिटल आर तो नहीं लिख सकते बट ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर स्क्वायर. Now this r cancel, ये cancel, तो we are getting v square is equals to gm by r, right? So v will be root of gm by r. एक फॉर्मूला ये हो गया क्रिटिकल वेलोसिटी का. दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ है तो g होगा, तो g इज इक्वल्स टू gm बाई आर स्क्वायर पढ़ा है, तो gm का वैल्यू हम निकालेंगे यहां से. सो gm का वैल्यू हमें मिलेगा जी आर स्क्वायर. अब ये gm का वैल्यू हम इसमें डाल दें तो vc हमें मिल गया, vc विल बी रूट ऑफ gm के जगह जी आर स्क्वायर अपॉन दिस आर गेट कैंसल, सो वी आर गेटिंग vc इज इक्वल्स टू रूट ऑफ जी आर, which is equals to this formula also root of gm by r. तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है? क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट which is revolving very close to surface of earth. very close to surface of earth है तो height will be negligible. बस यही डिफरेंस है दोनों में. तो फॉर्मूला हम ऑलरेडी सबका डिस्कस कर चुके हैं. अब चलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में. तो नेक्स्ट वाला पार्ट है द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग विद वेरी, ओके ठीक है. नाउ वी हैव एनर्जी. अच्छा ठीक है, एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं किसका? इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ हम निकाल चुके हैं. ओके इसके पहले भी है कुछ? नहीं, ठीक. एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, यस, binding energy of a satellite at rest at surface of earth. ठीक है, this part we did. हाँ, यहां पे हम लोग ले लेते हैं ओके this we have the satellite is revolving with velocity. Okay, it is the energy of satellite. टॉपिक का नाम है energy of a satellite. just will write energy of a satellite. energy of a satellite. इसमें पहला है फर्स्ट पार्ट, इफ सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ. अगर हाइट h पे है तो ऑब्जर्व करें, हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लें, देन एवरीथिंग विल बी वेरी इजी. अब हम ये बात कर रहे हैं कि कोई सैटेलाइट है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद वेलोसिटी vc. ये अर्थ है जिसका मास कैपिटल m है, रेडियस कैपिटल r है, और सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट हाइट h. सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग एट हाइट h अराउंड द अर्थ. ये हाइट h है एंड सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग विद क्रिटिकल वेलोसिटी vc. ये मास ऑफ सैटेलाइट है, सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है. ठीक है, तो
since the satellite is revolving with velocity vc, therefore it will possess काइनेटिक एनर्जी। तो पहला हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ही निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी, राइट। therefore it will possess the kinetic energy since kinetic energy is half m vc square, क्योंकि इसका क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, vc है। सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ना विद द वेलोसिटी vc, सो इट विल possess काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा हाफ एम वी सी स्क्वायर है। सो काइनेटिक एनर्जी के ई विल बी हाफ एम वी सी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। वी सी स्क्वायर क्या है, वी सी इज रूट ऑफ जी एम बाई आर, बट ये वी सी स्क्वायर है तो जी एम बाई स्मॉल आर, क्योंकि हमने पढ़ा है सिंस वी सी इज रूट ऑफ जी एम बाई, राइट, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो यहां वीसी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा ना, तो जीएम बाई आर हमने लिख दिया, करेक्ट। सो काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गया हाफ जी एम एम बाई स्मॉल आर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, जो मैंने ऑलरेडी नीचे लिखा हुआ है कि what is the formula for the kinetic energy of the satellite, that is here half gmm by r। इसी को एज ए इक्वेशन 1 एज्यूम किया है। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो हाँ, सिंस, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी में, पोटेंशियल बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, एनर्जी पॉजेस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स फिक्स्ड पोजीशन। तो ऑर्बिट फिक्स्ड है, मतलब पोजीशन फिक्स्ड है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इट इज द एनर्जी पॉजेस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स फिक्स्ड पोजीशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक फार्मूला पढ़ा है, ये मैंने वही लिख दिया है कि since satellite is revolving in fixed orbit, therefore it will possess potential energy, and potential energy is equals to mass of satellite into gravitational potential। तो mass of satellite क्या है, potential energy हमें मिलेगा, mass of satellite क्या है हमारा, mass of satellite is m into gravitational potential is minus gm by r, क्योंकि हाइट एच की बात कर रहे हैं। ये फॉर्मूला फिलहाल आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज माइनस जी एम बाई आर, तो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिला माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया, राइट। आई विल राइट इट इज एज इक्वेशन 2। ये फॉर्मूला फिलहाल आप लोग याद रखिएगा। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वर्क डन जो भी है, वहां चार्ज इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है, रिजेम्बलेंस है दोनों में। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया माइनस जी एम एम बाई आर। अब हम लोग बात करें टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, इट विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अब भी निकाला था हमने, काइनेटिक एनर्जी क्या हमारा, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, एज वी कैन सी काइनेटिक एनर्जी क्या था हमारा, हाफ जी एम एम बाई आर, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई आर। तो ये दोनों मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ जी एम एम बाई आर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम बाई आर। अभी देखें दोनों में तो कॉमन क्या है, दोनों में जी एम एम बाई आर कॉमन है, यहां बचा हाफ, इस पार्ट में हाफ बचा, और नेक्स्ट पार्ट में क्या बचा, -1। तो हाफ -1 इज माइनस हाफ, सो ये आ गया -हाफ इंटू जी एम एम बाई आर, जी एम एम बाई आर। तो ओवरऑल हमें क्या मिल गया, -हाफ जी एम एम बाई आर।
तो वही हमने लिख दिया टोटल एनर्जी। फाइनली टोटल एनर्जी क्या मिल गया, -12 GMM/R। ये टोटल एनर्जी आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या करें, तो बाइंडिंग एनर्जी, नेक्स्ट पार्ट विल बी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, राइट? यस। तो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग चलते हैं बाइंडिंग एनर्जी के लिए। ये टोटल एनर्जी हम निकाल चुके, ठीक है, टोटल एनर्जी निकाल चुके। अब हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नहीं, ये अलग हो गया। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट क्या है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। या मैं ऐसे बोलूं कि अर्थ जितने एनर्जी से सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट से बाइंड करके रखता है, क्योंकि उसे रिमूव करना है तो एक सर्टेन एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी जितना उसका बाइंडिंग एनर्जी होता है। जैसे एक पेज है ना, तो बुक से कितने एनर्जी से वो अटैच है, कितने एनर्जी से वो बाइंड है, वो बुक, वो पेज जो है उसका जो एनर्जी है दैट विल बी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पेज, क्योंकि वो बाइंड है बुक से। तो हमें उसको निकालने के लिए मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना फोर्स से वो अटैच है, या मिनिमम कितनी एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी जितने एनर्जी से वो अटैच है, वो बाइंड है। सो बाइंडिंग एनर्जी का टर्म वहां से आया है। सो बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और माइनस ऑफ टोटल एनर्जी अब भी हमने पढ़ा क्या था, -12 GMM/R। तो ओवरऑल ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो हमें बाइंडिंग एनर्जी क्या मिला, माइनस माइनस प्लस ½ GMM/R। तो ये पार्ट हो गया, ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट एट रेस्ट। सैटेलाइट कैसा है, एट रेस्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। एट रेस्ट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ है जिसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, और ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट इज एट रेस्ट एट सरफेस ऑफ अर्थ। तो आई विल से कि सिंस एट रेस्ट एट सरफेस ऑफ अर्थ, दो टर्म्स है, दो टर्म्स है। एट रेस्ट है तो वेलोसिटी 0, एट सरफेस ऑफ अर्थ है तो स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R, और h विल बी 0, h विल बी 0, राइट? एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी g, बिकॉज सरफेस ऑफ अर्थ पे है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हम लोग बात करें तो सिंस सैटेलाइट इज एट रेस्ट एट surface of earth, so therefore Vc is equals to 0. तो since kinetic energy is half mvc square, but अगर vc 0 हुआ तो kinetic energy क्या हो जाएगा, therefore kinetic energy will be 0 since vc is 0. तो kinetic energy हमें क्या मिल गया, 0। अब देखें पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सिंस पोटेंशियल एनर्जी इज मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये हमने बताया था कि ये फॉर्मूला है और फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। तो मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सो potential energy is equals to mass of satellite into gravitational potential का वैल्यू gm/कैपिटल R होगा, नॉट स्मॉल r। क्यों? क्योंकि एट रेस्ट की बात कर रहे हैं, एट सरफेस ऑफ अर्थ, माइनस gm/, सो इट विल बी -gmm/कैपिटल R। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया हमारा, इट बिकम्स -gmm/कैपिटल R। अब बात करें हम लोग टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी क्या मिलेगा, सिंस टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी
तो सिंस टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला 0 है, अभी जस्ट बताया काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हमारा, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम बाई आर, सो इट विल बी माइनस जी एम एम बाई आर, सो वी विल गेट क्या मिलेगा हमें, सो टोटल एनर्जी विल बी जी माइनस जी एम एम बाई आर, ये टोटल एनर्जी मिल गया, ठीक है। अब चाहिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, तो सिंस बाइंडिंग एनर्जी BE is equals to minus of total energy, so minus of total energy हमारे पास क्या है, माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर, ये ध्यान रखना पड़ेगा, सो बाइंडिंग एनर्जी बिकम्स जी एम एम बाई कैपिटल आर। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट एट रेस्ट एट सरफेस ऑफ अर्थ, ओके। सो ये बाइंडिंग एनर्जी का पार्ट हो गया। अभी हमने बता दिया टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी निकाला, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो 0 था, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकाला, ओके। फिर से लिख देता हूं मैं वही, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सो इट इज 0 प्लस माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर, सो इट बिकम्स माइनस जी एम एम बाई कैपिटल आर, बाइंडिंग एनर्जी बता दिया, तो ये पार्ट हमारा हो गया यहां तक बाइंडिंग एनर्जी। अब हम बात करें एस्केप वेलोसिटी की, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप, अगर हम इस पेन को यहां से ऊपर थ्रो करें तो वापस ये आ जाता है, बट अगर इसी पेन को हम लोग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से थ्रो करें, इट नेवर विल बी कम बैक। क्यों? क्योंकि वो जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इज द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। एक मैं आप लोग को स्टोरी के थ्रू समझाता हूं कि हनुमान जी ने एक राक्षस को धरती से, अर्थ सरफेस से उठा के अपनी पूंछ में लपेट के ऊपर फेंका था, और कितने स्पीड से, 11.2। उस राक्षस का नाम था त्रिशंकु। तो ये माना जाता है कि त्रिशंकु जो है वापस धरती पे लौट के नहीं आया, वो अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चला गया। तो आपको इसके कंसेप्ट समझने पड़ेंगे कि अगर हम किसी सैटेलाइट को, अगर हम चाहते हैं कि कोई सैटेलाइट जो है अर्थ के ग्रेविटी से एस्केप हो जाए, निकल जाए, बच के निकल जाए, एस्केप का मतलब होता है बच के निकल जाना, तो अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चली जाए, तो डेफिनेटली हमें इसको फेंकना पड़ेगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन होगा अर्थ सरफेस से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो इट मस्ट बी इक्वल्स टू कितनी एनर्जी, जितने एनर्जी से सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से बाइंड है। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट at rest at surface of earth must be equals to kinetic energy of projection, या kinetic energy of projection अगर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट एट रेस्ट एट सरफेस ऑफ अर्थ हो गया, तो सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा, वापस कभी भी नहीं आएगा। तो जिस वेलोसिटी से हम इसे अर्थ के सरफेस से थ्रो करेंगे, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या है? द मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच अ बॉडी शुड बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट एस्केप्स द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो मैंने ऑलरेडी बताया, त्रिशंकु वाला एग्जांपल दिया ना कि हमें इसको थ्रो करना ऊपर की तरफ, ऊपर फेंकना है ऐसे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी। कहां से फेंक रहे हैं? सरफेस ऑफ अर्थ। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट एट रेस्ट एट सरफेस ऑफ अर्थ, वही मैंने लिखा है कि फॉर एस्केप वेलोसिटी VE, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस
must be equals to binding energy of satellite at rest at surface of earth. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट क्या होगा, हाफ एम वी ई स्क्वायर, क्योंकि escape वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, that will be equals to binding energy of satellite at rest at surface of earth. हमने इसका फॉर्मूला क्या निकाला, इट इज जी एम एम बाई कैपिटल आर. तो ये मास ऑफ सैटेलाइट गेट कैंसल, हमें मिला वी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 को इधर भेज दें तो 2 जी एम बाई कैपिटल आर. सो वी ई विल बी रूट ऑफ 2 जी एम बाई कैपिटल आर. राइट, दिस इज द कंडीशन. अब यहां पे देखें, हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले पार्ट में चले. तो हमें पता है यहाँ टर्म्स क्या है, 2 है जी एम बाई आर. तो कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, कैपिटल एम का वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 विच इज द मास ऑफ अर्थ, के जी, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, and capital R is the radius of earth which is 6 into 10⁻24, sorry, radius of earth which is 6.4 into 10⁻6 मीटर. तो जब हम सबका वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो वी ई का वैल्यू आई विल से कि वी ई जो रूट ऑफ 2m 2gm बाई आर होगा, उसका वैल्यू 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड होगा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. राइट, 10⁻³ मीटर है तो 10⁻³ मीटर, दैट इज 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर. तो दैट इज द वे ऑफ राइटिंग. तो ये हमारा एस्केप वेलोसिटी मिल गया, और एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है, फिक्स्ड है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. फाइन, ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आएंगे. सो नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट वी हैव एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कभी भी अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन निकालना है तो एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, और वर्क डन याद रखिए, एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. राइट, ये कंसेप्ट हम लोग को दिमाग में रखना है. तो मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है, दैट इज हियर. राइट, वो यहाँ पे है, ये बॉडी जिसका मास कैपिटल एम है, इट इज एट पॉइंट ए. और एक बॉडी है जो इन्फिनिटी पे है, कहाँ पे है, या R1 to R2 आई कैन से कहीं पे भी है, इन्फिनिटी पे मान लेते हैं. एंड वी हैव टू ब्रिंग इट एट डिस्टेंस एट पॉइंट बी. राइट, जो डिस्टेंस इसका हाँ दूसरा बॉडी है जिसका मास एम है, दैट वी आर ब्रिंगिंग इट एट पॉइंट R1 to R2. ये डिस्टेंस को मैं R2 ले लेता हूं, और ये पॉइंट हमारा C हो गया, C to B लेके आ रहा हूं मैं, C to B, और C का डिस्टेंस R1 है, C का डिस्टेंस R1 है, और मैं इसको C to B लेके आ रहा हूं, तो ये डिस्टेंस हमारा R2 है, और ये डिस्प्लेसमेंट हमारा dx है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमने क्या ले लिया, dx ले लिया, या इट इज बेटर कि आई विल टेक इट एज dr. राइट, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि दो मासेस के बीच में, R1 को मैं पहले R भी ले लेता हूं, तो दो मासेस है, यहाँ पे छोटा मास स्मॉल है. राइट, तो दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो F विल बी जी एम एम बाई आर स्क्वायर. राइट, यहाँ मैं कैपिटल आर ले ये स्मॉल आर ले लिया, ये हमारा फोर्स हो गया. अच्छा, दो मासेस के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो हमने वो एज्यूम कर लिया. लेकिन आप जरा सोचो कि अगर मैं इस मास को C to B लेके आ रहा हूँ, कहाँ से कहाँ लेके आ रहा हूँ, C to
B, right? I am bringing it from C to B, C to B लेके आ रहा हूँ, तो स्मॉल वर्क डन होगा, तो फॉर bringing mass small m from C to B, ये स्मॉल वर्क डन होगा, dw विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हमने dr ले लिया। जब हम C to B लेके आ रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, dr ना, डिस्प्लेसमेंट, एंड वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट दिस वर्क डन विल बी नेगेटिव बिकॉज, ठीक है, दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स है ना, हाँ अट्रैक्टिव फोर्स है, राइट, तो F इंटू डी आर हो गया, तो dw क्या होगा, फोर्स का वैल्यू ये वाला टर्म gmm बाई आर स्क्वायर, सो gmm बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो हमें पूरा वर्क डन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन W चाहिए, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम dw, कहाँ से कहाँ तक, r1 टू r2, सो इट विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम dw क्या है, r1 टू r2, dw क्या है, ये वाला टर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, राइट, यस, ये वाला टर्म, ये, तो r1 टू r2 gmm बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, तो gmm हमारा कॉमन है, तो वर्क डन हमें मिला gmm इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2 ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज r रेज़ टू -2 इंटू r। अब इंटीग्रेशन का एक फार्मूला है दैट वी हैव टू रिमेंबर, हमें पता है कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n dx इज x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो हमें इंटीग्रेशन चाहिए किसका, r रेज़ टू -2 इंटू डी आर, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, r रेज़ टू, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, r रेज़ टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो ये आ गया r रेज़ टू -1 अपॉन -1 विच बिकम -1 बाई r, राइट, ये याद रखिएगा, -1 बाई r हो गया, तो इंटीग्रेशन में हमें इसका इंटीग्रेशन क्या मिल गया, -1 बाई r, तो नाउ वी कैन राइट इट एज W इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन कर लिया, क्या मिला, -1 बाई r, तो gmm एंड इंटीग्रेशन कर लिया -1 बाई r, और ये है लिमिट r1 टू r2, सो W विल बी, माइनस बाहर ले लो, -gmm, और इन ब्रैकेट क्या मिला, 1 बाई r, एंड लिमिट इज फ्रॉम r1 टू r2, लिमिट इज फ्रॉम r1 टू r2, तो वर्क डन हमें क्या मिला, दैट विल बी -gmm, इन ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट r2 है, तो 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1, राइट, तो ये हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी, जो फाइनल एक्सप्रेशन था, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को ये भी पार्ट समझ में आया, एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो मैंने अभी इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी टॉपिक्स थे ग्रेविटेशन के, आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल द डेरिवेशन पार्ट्स या कंसेप्चुअल पार्ट्स, वो हमने डिराइव किया, एंड आई होप आप लोग को वीडियो में सब कुछ समझ में आया, और अगर आप लोग को समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। आप लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, सो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।